इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। अब ये क्या होता है, अब ये होता है ना कि जो बच्चे पैदा होते हैं ये होता है कि बाबू बहुत सुंदर है, ये तो मम्मी को पड़ा है, इसके पापा बहुत सुंदर हैं, ये तो मम्मी को ही पड़ा है। तो ये सब होता है ना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये लक्षण को निहित किए रहता है, अपने अपने अंदर माता पिता के लक्षण को रखे रहता है और एक छोटे बच्चे में वो ट्रांसफ़र होता है, तब जा कर के माता पिता के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ये सब जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होता है। स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियस होता है, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका के अंदर रहकर करता क्या है और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कार्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। तो जो कोशिका होता है, कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जैसे ये है कोशिका, ये है कोशिका। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है। तो ये सब जितने भी कोशिकांग हैं, इन सभी कोशिकांगों को ये न्यूक्लियस ऑपरेट करता है, चलाता है। ये न्यूक्लियस चलाता है। जैसे हम लोग का शरीर है तो हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, तो इन सभी को ऑपरेट करता है हमारा ब्रेन। कब हाथ हिलाना है, कब आगे जाना है, कब पीछे आना है, तो इन सभी को ऑपरेट करता है हमारा ब्रेन। ठीक उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस होता है इन सभी कोशिकांगों को ऑपरेट करता है, चलाता है। इसीलिए इस न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को इसीलिए कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसका एक काम तो हो गया, लेकिन एक और वर्क होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। अब ये क्या होता है, अब ये होता है ना कि जो बच्चे पैदा होते हैं ये होता है कि बाबू बहुत सुंदर है, ये तो मम्मी को पड़ा है, इसके पापा बहुत सुंदर हैं, ये तो मम्मी को ही पड़ा है। तो ये सब होता है ना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये लक्षण को निहित किए रहता है, अपने अपने अंदर माता पिता के लक्षण को रखे रहता है और एक छोटे बच्चे में वो ट्रांसफ़र होता है, तब जा कर के माता पिता के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर होता है और इसी की वजह से जो एक छोटे बच्चे में लक्षण जाता है, दिखाई देता है माता पिता के लक्षण, इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होता है। और जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, बंद होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियस का खोज है वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे और ये एक फूल के जड़ में किए थे। उस फूल का नाम है आर्किड। हम आपको इमेज में दिखा देंगे, जो एक दूल्हे का गाड़ी है उसमें वाइट कलर का आपको पुष्प दिख रहा होगा, वही है आर्किड। आर्किड का वो पुष्प है। तो जो आर्किड का पुष्प होता है वो डेकोरेशन के काम में आता है। तो उसी आर्किड फूल के जड़ में किए थे केंद्रक का खोज। आर्किड फूल के जड़ में हुआ था केंद्रक का खोज, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब जो इसका सेकंड है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर यानी बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ये कोशिका है तो जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में रिक्तिका बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में हो जाता है, क्योंकि उसमें रिक्तिका ही 90% भाग घेरे रहता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो साइड हो जाता है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीच में ना होकर के एक साइड होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है, जो हम लोग का सेल होता है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो बीच में ही प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब देखिए दोस्त, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में दो लेयर है, एक बाहर है और एक अंदर है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो लेयर होता है, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और एक कोशिका में कितना न्यूक्लियस हो सकता है, अब चलिए इसको समझते हैं। जो मोस्टली सेल होता है उसमें तो न्यूक्लियस सिर्फ एक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिका होता है जिसमें कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी होता है जिसमें कि न्यूक्लियस एक से अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा भी सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? विदाउट न्यूक्लियस सेल। वो कौन सा सेल होता है? उसे कहते हैं आरबीसी। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जो आरबीसी होता है इसमें कोई कोशिकांग नहीं होता है, इसी रीजन से इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था
कि जिस कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है उसी में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि कोशिकांग को चलाने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। अब इसमें कोशिकांग है या नहीं है, तो न्यूक्लियस कहाँ को रहेगा, किसको चलाएगा रह करके, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी का बस काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। जैसे ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कोशिका और ऊतक के पास, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको फेफड़े को ला करके देता है, और फेफड़े फिर बाहर करता है। तो यही होता है बस आरबीसी का काम, गैसों का एक्सचेंज करना, और इसमें कोई न्यूक्लियस और कोशिकांग नहीं होता है। और जो दूसरा है एक केंद्रकीय कोशिका, मतलब यूनी न्यूक्लिएट सेल। एक केंद्रकीय कोशिका कौन सा होता है? एक केंद्रकीय कोशिका मोस्टली कोशिकाएं ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग का कोशिकाएं हैं तो हम लोग कोशिकाओं में बस एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर मोस्टली सेल जो होता है वो एक केंद्रकीय कोशिका वाला ही होता है। ठीक है, मोस्टली सेल। अब इसमें कौन कौन से आ जाएगा? इसमें एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। तो जो ज़्यादातर कोशिकाएं होता है वो एक कोशिका वाला ही होता है। अब चलिए देखते हैं, इसमें दो केंद्रक होता है। किस कोशिका के अंदर दो केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं? बाई न्यूक्लिएट सेल। किस कोशिका के अंदर दो केंद्रक होता है? तो वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये एक कोशिका से बना होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस दो होता है। हम आपको इमेज में दिखा देंगे। इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूक्लियस दो होता है। और अब इसके बाद भी दो से अधिक भी न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ऐसा सेल कौन सा होता है? उसे कहते हैं वाउचेरिया। ये एक एल्गी होता है। एल्गी मतलब काई। आप काई देखे होंगे। अगर कहीं हम किसी जगह पे कुछ समय के लिए कुछ दिन के लिए पानी गिराते हैं तो वहाँ पे काई लग जाता है, उसी को हम काई लग जाता है। तो यही जो वाउचेरिया है ये एक काई ही होता है, और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, इस चीज़ से हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये है पूरा न्यूक्लियस, और इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम इसे दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं। जो इसका पहला है उसे कहेंगे केंद्रक कला, और जो दूसरा है उसे कहेंगे केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक कला है इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो दूसरा है केंद्रक द्रव्य इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला। तो जो केंद्रक होता है इसके ऊपर कला पाया जाता है, मतलब झिल्ली पाया जाता है। तो कितना झिल्ली पाया जाता है? इसके ऊपर दो झिल्ली पाया जाता है। तो जो पहला झिल्ली होता है उसे कहते हैं, जो पहला झिल्ली होगा वो होगा बाह्य आवरण। क्योंकि ये बाहर है तो इसे कहेंगे बाह्य आवरण। और जो इसके अंदर होता है उसे कहते हैं अंतः आवरण। अब देखिए डियर, ये जो न्यूक्लियस है इन दो आवरण के बीच में, जैसे ये है और ये है, इन दो आवरण के बीच में एक स्पेस छूटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक स्पेस छूटा हुआ है। इस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
तो और देखिए ये जो है केंद्रक, जो जो आवरण होता है केंद्रक का, इसके बीच बीच में कहीं कहीं जगह छूटा है, इसे हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। जो पोर्स है इसे कहते हैं केंद्रक छिद्र। इसका भी हम वर्क देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। इसे कहते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। तो चलिए इसका पहला जो स्ट्रक्चर है उसे लिख लेते हैं। तो जो पहला है केंद्रक कला का, न्यूक्लियस के जो पहला स्ट्रक्चर था केंद्रक कला का, वो हमने पूरा लिख लिया है। अब चलिए इसे देखते हैं। ऐसे लिखने से टाइम कम लगता है और वीडियो भी कम टाइम का बनता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया है। तो जो पहला है वो है प्रत्येक न्यूक्लियस में 2 आवरण होता है, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। तो इसमें 2 आवरण होता है। दोनों एकल कलाओं के बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, मतलब 2 झिल्लियों के बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और केंद्रक कला में जगह जगह पे, यहाँ पे जगह नहीं लिखे हैं, एक बार जगह जगह पे छिद्र पाया जाता है, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसमें जगह जगह पे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। और केंद्रक छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो छिद्र होता है इसका कुछ यूज होता है, जैसे ये है कोशिका, ये है कोशिका और ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी केंद्रिका पाया जाता है, और जो केंद्रिका होता है, ध्यान से समझिएगा, जो केंद्रिका होता है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। अब जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब बताइए अगर कहीं राइबोसोम यहाँ भी चाहिए कोशिका द्रव्य में भी, अब अगर कहीं छिद्र नहीं रहेगा तो जो केंद्रिका राइबोसोम बनाएगा वो कहाँ से आएगा कोशिका द्रव्य में, तो छिद्र रहेगा तभी ना। तो जो ये राइबोसोम बनाता है ये केंद्रिका, वो इस छिद्रों के मदद से बाहर निकल करके कोशिका द्रव्य में आता है। और एक रीजन होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर भी ये राइबोसोम का कण पाया जाता है, उसे कहते हैं RER। तो उसके सरफेस पर भी राइबोसोम का कण पाया जाता है। अब बताइए ये सब अगर कहीं नहीं होगा केंद्रक छिद्र, तो राइबोसोम कहाँ से बाहर आ सकता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसमें छिद्र होता है ताकि राइबोसोम बाहर आ सके और जितने भी कोशिका का ज़रूरत है आदान प्रदान करने का वो सब पूरा हो सके, तो इसीलिए इसमें केंद्रक छिद्र होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं केंद्रक द्रव्य। हमने केंद्रक कला को पढ़ लिया है। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं केंद्रक द्रव्य का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना का। फ्रेंड अब हम केंद्रक द्रव्य पढ़ते हैं। हमने पहला पढ़ लिया है केंद्रक कला, अब हम पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य। अब ये केंद्रक द्रव्य का होता है, केंद्रक के अंदर जितना भी चीज़ उपस्थित होता है उसके अंदर उन सभी को मिला करके हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इसके अंदर जो मेन होता है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जो ये आप धागे नुमा संरचना देख रहे हैं उलझा हुआ, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन पदार्थ। ये होता है क्रोमैटिन पदार्थ, मतलब मटेरियल, क्रोमैटिन पदार्थ। और जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है इसमें होता है डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोशिका विभाजन होता है तब ये जो डीएनए है इस हिस्टोन प्रोटीन पे लपटा जाता है। जैसे हमने पतंग उड़ाया हुआ है, पतंग उड़ाया हुआ है, तो जो परेता होता है और जो अंटा होता है उसमें जो तात होता है उस पर लपेटा जाता है। उसी तरह से ये जो डीएनए होता है कोशिका विभाजन के समय इस पर लपटा जाता है एकदम पूरा हिस्टोन प्रोटीन पे। मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है तो इस पर जो डीएनए रहेगा ऐसे 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 करके एकदम पूरा लपटा जाएगा अच्छा से। तो लपटा करके एक अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह का। आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है पूरा।
इसी को कहते हैं गुणसूत्र। ऐसा करके बनाता है और एक अरेंज होकर के गुणसूत्र बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम गुणसूत्र कहते हैं। ये कब बनता है? कोशिका विभाजन के समय होता है। गुणसूत्र कब बनता है? कोशिका विभाजन के समय। तो ये कंडेंस होकर के मतलब सिकुड़ करके अरेंज होकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होता है ये कोशिका विभाजन के समय बनता है। और ये जो डीएनए होता है किस पे लपेटा होता है? हिस्टोन प्रोटीन पे। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इस क्रोमैटिन पदार्थ में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय कंडेंस होकर के डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसा संरचना बनाता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और हमने केंद्रिका का कार्य पढ़ ही लिया है। ये है केंद्रिका, ये जो है ये है केंद्रिका, ये है केंद्रिका। तो हमने केंद्रिका का कार्य पढ़ लिया है कि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। चलिए फ्रेंड, न्यूक्लियस का हम वर्क देख लेते हैं कि कोशिका के अंदर रहकर क्या काम करता है। तो जो इसका मेन वर्क हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो पहला है, कोशिका समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नियंत्रण करता है। जो न्यूक्लियस होता है कोशिका में जितने भी रिएक्शंस होता है और जितने भी कोशिकांग होता है उन सभी को संभालता है और जितने भी अभिक्रिया होता है उन सभी को नियंत्रण करता है। इसलिए न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और जो दूसरा है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो क्रोमैटिन पदार्थ है यही है जेनेटिक मटेरियल। इसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। यही संघनित होकर के गुणसूत्र बनाता है और जो गुणसूत्र होता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है। तो जो क्रोमैटिन पदार्थ है ये जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस। तो जो तीसरा है, जीन एक्सप्रेशन मतलब इसके अंदर जो ये क्रोमैटिन पदार्थ है इसमें कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जो होता है वो डीएनए का बना होता है। तो जो ऐसा जीन्स पाया जाता है जो कि प्रोटीन के निर्माण में यूज होता है तो उसी को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मतलब प्रोटीन के निर्माण में जो यूज होता है जीन, उसी को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें कुछ ऐसे जीन पाया जाता है जो कि प्रोटीन के निर्माण में यूज होता है। तो ये है इसका तीसरा वर्क। तो चलिए फ्रेंड, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।